नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष श्रृंखला, जिसमें जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक एक जनजातियों के बारे में सविस्तार चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा के क्रम में आज हम एक और नई जनजाति बंजारा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की परीक्षा में जनजातियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और इन जनजातियों के बारे में जो विशेषताएं जहां से प्रश्न बनते हैं, हम खास करके उन्हीं प्रश्नों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी आधार पर हम इस टॉपिक को कवर करें। तो साथियों, हमने इससे पहले 4-5 और जनजातियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें इसी श्रृंखला में आज हम बंजारा जनजाति को देखेंगे। बंजारा जनजाति की क्या विशेषता होती है, बंजारा जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है और बंजारा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तथा बंजारा जनजाति से कहां से क्या क्या प्रश्न डिजाइन होते हैं, हम इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं बंजारा जनजाति। इससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। शुरू करते हैं बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति है क्या, पहले तो एक शाब्दिक अर्थ में हम बंजारा जनजाति को समझने की कोशिश करते हैं। बंजारा का शाब्दिक अर्थ होता है एक विचरण करने वाला व्यक्ति, यानी कि एक विचरण करने वाली जनजाति। एक स्थान पर न स्थायी रहकर अनेक स्थान बदलती रहती है। जहां भी ये अपना डेरा डाल लेती है जनजाति, वहां उस स्थान को अपना स्वयं का स्थान मान लेती है, उस जमीन को अपनी स्वयं की जमीन मान लेती है तथा कुछ समय तक ये वहां पर ठहरते हैं। विदेशी आक्रांत जनजाति की इस विशेषता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है कि विदेशी आक्रांतों के डर के मारी ये जनजाति क्या करती थी, अपना स्थान जगह जगह पर चेंज करती रहती थी तथा इनका एक मुख्य काम क्या था कि ये जनजाति अनेक क्षेत्रों में जाती थी, वहां से जानवरों का व्यापार करती थी। यानी कि अगर यहाँ पर अच्छी नस्ल के पशु या कुछ भी जानवर है तो उसको ये खरीदते थे तथा दूसरे स्थान पर ले जाकर वो बेचते थे। इससे क्या करते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार इस बंजारा जनजाति, दूसरी बंजारा जनजाति सबसे खूबसूरत अगर जनजाति मानी जाती है, सबसे मतलब श्रृंगार प्रिय अगर जनजाति मानी जाती है तथा इस जनजाति की महिला अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत तथा श्रृंगार प्रिय होती है। इस प्रकार बंजारा जनजाति की विविधता भी बहुत अनेक है, विविधता में एकता भी बहुत है, जिसके बाद में अनेक विशेषता भी है। तो इन्हीं विशेषताओं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं कि बंजारा जनजाति मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में निवास करती है, बंजारा जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है, बंजारा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आइए तो समझते हैं हम। सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश के नक्शे में ये देखने की कोशिश करेंगे कि बंजारा जनजाति कहां पर निवास करती है। देखो साथियों, सबसे ज्यादा बंजारा जनजाति की अगर मान्यता माने, अगर बंजारा जनजाति को माने तो ये सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, यानी कि राजस्थान तथा महाराष्ट्र की बाउंड्री से जितने भी जिले लगे हुए हैं, राजस्थान तथा महाराष्ट्र की बाउंड्री से जितने भी जिले लगे हुए हैं, उन जिलों में कहीं ना कहीं हम बंजारा जनजाति को देखते हैं। किसको देखते हैं? बंजारा जनजाति को देखते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर राजगढ़ हो गया, राजगढ़ के बाद में इधर आगर मालवा हो गया, मंदसौर नीमच हो गया, झाबुआ अलीराजपुर हो गया, इधर बुरहानपुर बड़वानी हो गए, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बंजारा जनजाति को देखते हैं कहीं ना कहीं। और कई मध्य प्रदेश के और अन्य जिलों में इनकी मात्रा कम से कम मात्रा में ये जनजाति पाई जाती है। तो अपन क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश से जो राजस्थान से लगा हुआ जिले हैं और इधर महाराष्ट्र से जो जिले लगे हुए हैं, इन जिलों में क्या है, बंजारा जनजाति का निवास स्थान है। आगे बात सब, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि अगर प्रश्न पूछे तो मान लीजिए इधर के पूर्वी क्षेत्र के कोई जिले दे दिए और इधर पश्चिमी क्षेत्र के दे दिए, तो पूर्वी क्षेत्र के जिले हमें नहीं बताना है, हमें बताना है कौन से, पश्चिमी क्षेत्र के। कि पश्चिमी क्षेत्र का कोई भी एक जिला का नाम दे दिया, इधर को 3 जिले इधर के दे दिए, एक इधर का दे दिया, तब अपने को इधर का छाटना है ना। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, अपने को मध्य प्रदेश का नक्शा याद होना अति आवश्यक है। यानी कि आपको अगर मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चन क्या करोगे, टेकल कर जाओगे। आगे बात समझ। दूसरी चीज है, इसकी आप अपन विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या इसकी मुख्य विशेषता है, किसकी, बंजारा जनजाति। हम पढ़ रहे हैं बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति की पहली मुख्य विशेषता क्या है कि ये श्रृंगार प्रिय जनजाति है। क्या है
कि सबसे अधिक अगर श्रृंगार करने का अगर किसी को शौक है या किसी को अच्छा लगता है तो ये बंजारा जनजाति की महिलाओं को लगता है। यानी कि अगर खूबसूरती के मामले में, अगर सुंदरता के मामले में अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक खूबसूरत तथा सुंदर महिलाएं बंजारा जनजाति की होती है। कद काठी नाक नक्शा उनका एक व्यवस्थित होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर सब सर्वाधिक मात्रा में खूबसूरत सुंदर स्त्री अगर मिलेगी तो हमें कौन सी जनजाति की महिलाओं की मिलेगी? बंजारा जनजाति की महिलाओं की मिलेगी। आ गई बात समझ में? ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि अब इसकी उत्पत्ति क्या है, यानी कि बंजारा जनजाति की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो बंजारा जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण से। यानी कि ये गोरे चिट्टे गौर वर्ण के होते हैं, मतलब आर्य वर्ण के इन व्यक्तियों को माना जा सकता है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ण से माना जाती है। ऐसा हो सकता है जैसे कि पहले राजा महाराजाओं का दौर चलता था, राजा महाराजाओं ब्राह्मणों को आदि ने यहाँ पर क्या किया? अपने भारत देश पर शासन किया। उनके वहां पर दास दासियां रहती थी। क्या रहती थी? दास दासियां रहती थी। उन्हीं दास दासियों के पुत्र, अगर इनको मान सकते हैं एक तरीके से कि ये ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के वर्ण से है ना, तो यहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। साथियों, ये मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि यही हो सकता है। जहां हमें ये पुस्तकें बताती है उन पुस्तकों के आधार पर हम ये कंटेंट दे रहे हैं, जिसमें हमने ये इनके बारे में पढ़ा है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण से मानी जाती है। और वैसे भी आप अगर इनको देखोगे तो ये भगवान के प्रति भी अपनी आस्था अच्छी रखते हैं। दूसरा, ये एक तरीके से दूर दूर से क्षेत्रों में ये विचरण करते हैं, तो ये एक तरीके क्षत्रिय भेष में भी रहते हैं, मतलब कि ये डरते भी नहीं है किसी से। आ गई बात समझ में? तो इनके पास दोनों चीजों का समावेश है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के। दूसरी चीज हो गई द्रविड़ियन परिवार, यानी कि ये अति प्राचीन कालीन जनजाति, यानी कि ये बहुत प्राचीन समय से ही हमारे भारत देश में, अखंड भारत देश में ये निवासरत ये जनजाति है। यानी कि बहुत प्राचीन समय से क्या है? इस जनजाति का निवास स्थान भारत रहा है। क्या रहा है? भारत रहा है। दूसरी चीज है, ये सिख धर्म को मानने वाली जनजाति है। मान ली जाए ये जनजाति की अगर धार्मिक विशेषता के बारे में हम चर्चा करते हैं तो बंजारा जनजाति सिख धर्म को भी मानती है। किसको मानती है? ये सिख धर्म को फॉलो करती है। दूसरी चीज ये है, एक और इसमें अगर हम धार्मिक स्थिति को देखते हैं तो ये क्या? रामसा पीर की पूजा करते हैं। रामसा पीर का मतलब खंबाघनी रुणीजा वाला रामदेव बाबा है, उनकी ये पूजा करते हैं। तथा इनका नेचा बोलते हैं, इनके एक ध्वजा रहती है, उस ध्वजा को साथ में लेकर चलते हैं। तथा ये रामदेव जी महाराज की भी पूजा करते हैं सर्वाधिक। रामदेव जी महाराज वही अजमल जी के लाल, अजमल जी के पुत्र रामदेव जी महाराज बीरमदेव जी के छोटे भाई, सुगना और डाला बाई के भाई, वही रामदेव जी महाराज जिसको हम सब मानते हैं कि रामसा पीर। कुछ लोग इनको पीर इसलिए मानते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी कैसे है कि इनका जन्म होता है राजस्थान में इनका जन्म होता है। तो ये बचपन से ही एक चमत्कारी बालक थे। चमत्कारी ऐसे बालक थे कि अजमल जी का ऐसा था कि वो निसंतान थे। तो वो उनसे सारी जो प्रजा थी उनके राज्य की, वो प्रजा क्या करती थी? उनका मुंह देखना पसंद नहीं करती थी। मान लीजिए अगर अजमल जी कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और उधर से कोई प्रजा आ रही है उनकी, तो अगर उनका मुंह देख लिया तो बोल दिया कि अब तो अपशगुन हो गया, अपन ने अपने किसके निसंतान राजा का मुंह देख लिया, अपना काम सिद्ध नहीं होगा। तो एक बार उनको ये बात उनको खुद को पता चली कि यार मैं अपशगुन इंसान हूं और गलत इंसान हूं। तो ये क्या करते हैं? संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर ये कहां पर जाते हैं? ये द्वारिका जाते हैं। और द्वारिकाधीश से वहां पर वो बहुत प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन द्वारकाधीश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, ना उनको कोई जवाब मिलता है। तो एक लड्डू रहता है, लड्डू को उठाकर उस मूर्ति में मार देते हैं और बोल देते हैं कि अब मैं वहीं जल समाधि लेता हूं। तो वो वहीं पर जो नदी रहती है उस नदी में कूद जाते हैं तो ये स्टोरी होती है कि वहां पर नीचे शेषनाग के सैया पर स्वयं द्वारिकाधीश भगवान विष्णु विराजमान थे और उनके सिर पर एक ऐसे खून निकल रहा था। तो पूछा, प्रभु ये खून क्यों निकल रहा है आपके सिर से, मतलब किसकी मजाल जिसने आपको मारी? तो उन्होंने बोला कि एक पागल भक्त है हमारा, उसने गलती से मार दिया पर अच्छा है। तो अजमल जी समझ जाते हैं कि ये मैंने ही मारा है और फिर बोलते हैं कि क्या इच्छा है तेरी? तो बोलते हैं कि है प्रभु मैं निसंतान हूं, मेरे राज्य के लोग भी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कुछ रास्ता बताओ या मुझे अपने चरणों में जगह दो। तो बोलते हैं कि मैं थारे वहां जन्म लूंगा और ये काम होगा। उनने बोला कि महाराज जब जन्म होगा तो दूध का ये पगलियान का निशान बन जाएगा
पानी को दूध बन जाओ, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अजमल जी के वहीं इन लाल का जन्म होता है, जिनका नाम होता है रामदेव बाबा, रामदेव जी। और रामसा पीर नाम इसलिए पड़ा, जब इनकी बचपन में चर्चाएं चलने लगी कि एक चमत्कारी बालक होते हैं, तो यहाँ मक्का मदीना से 5 पीर चल के आते हैं। कौन से? 4 पीर चल के आते हैं, 5 या 4-5 पीर रहते हैं, वो चल कर आते हैं और वो इनकी तब क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ऐसा कौन सा पीर है, यानी कि हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया, हमसे ज्यादा चमत्कारी हो गया। तो इनको रास्ते में आकर रामदेव जी घेर लेते हैं। रामदेव जी बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कि एक रामदेव नाम का एक बालक है, उसकी परीक्षा लेने जा रहा है, वो खुद को पीर समझता है। तो पीर समझता है कि हाँ, तो क्या परीक्षा लेने जा रहे हैं? तो परीक्षा ये लेंगे कि हमें जो हम मंगाएंगे वो चीजें ला के देखते। तो बोलते हैं कि मैं रामदेव हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो 5 पीर ऐसे बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें भोजन करवाओ। तो भोजन करवाओ, तो वो कुछ गलत चीजों की डिमांड करते हैं, मतलब कि तामसिक भोजन की। तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तामसिक नाम का कोई भोजन नहीं चलता है, हम तो सिर्फ आपको सादा सिंपल जो भोजन रहता है वो करवाते हैं, आप बताइए क्या खाना पसंद करें। तो वो बोलते हैं कि हम तो हमारे जो बासन रहते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं, बर्तन रहते हैं, उन बर्तनों में ही करेंगे जो हमारे मक्का मदीने छूट गए। तो अगर तुम ला सको तो ला दो। तो वो बोलते हैं 2 मिनट आंख बंद करो और मैं आपके सामने। तो बाकी भाई वो बर्तन, जिस बर्तन में वो भोजन करते थे, वो बर्तन उनको ला कर दे देते। अब बोलते हैं कि अब बोलो क्या खाना है। कोई बोलता है पिंड खजूर खाना है मुझे मक्का मदीना की, अफगान की। कोई बोलता है मुझे खारक खाना, कोई बोलता है मुझे हलवा खाना। सब उनको मतलब व्यवस्थित क्या करते हैं, सारा भोजन उनको वहीं अवेलेबल करा देते हैं, है ना। तो उनका ये चमत्कार देखकर वो चारों पीर उन रामदेव बाबा के चरणों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो पीर 4 है और हमारी तो बहुत मान्यता है, लेकिन तू हम सबसे बड़ा पीर है, तू 5वां पीर, तू रामसा पीर है। मतलब तभी से इनका नाम क्या पड़ा है, रामसा पीर। ऐसा मान्यता है कि आज भी जहां पर इनका स्थान है रामदेव बाबा का, वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं पूजा करने के लिए। हिंदू चढ़ाता है नेचा, यानी कि उनका ध्वजा चढ़ाता है, और मुसलमान चढ़ाते हैं उनको चादर। तो दोनों धर्मों का समावेश अगर माना जाता है तो ये कहां पर माना जाता है, रूनीजा धाम रामदेव राम, है ना। तो इनकी ये पूजा करते हैं। आ गई बात समझ में? थोड़ी कहानी ज्यादा खिंच गई, सॉरी इसके लिए। दूसरी, ये जनजाति एक और विशेषता है कि ये घुमंतु जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कि ये घूमती है इधर, यानी कि एक जगह इनका स्थायी निवास नहीं रहता है, ये घूम घूम कर घूमती फिरती रहती है। दूसरी है, इनके गांव भी होता है, एक गांव होता है। तो अपन ने हर एक जनजाति में गांव देखा है कि हर एक जनजाति में गांव को कोई मुखिया होता है, या गांव को बोला जाता है टांडा। क्या बोला जाता है? टांडा या बालद। टांडा या बालद बोला जाता है। और उसी गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? नायक या मुखिया। नायक भी बोला जाता है, मुखिया भी बोला जाता है, प्रधान भी बोला जाता है, सरदार भी बोला जाता है, तीनों नामों से। और कहीं ना कहीं हमने बंजारा मूवी देखी होगी, वहां पर सरदार नाम सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित था, क्योंकि गांव के मुखिया के जो जो टांडा रहता है, टांडा मतलब एक कबीला रहता है, ये कबीले में निवास करते हैं, गांव तो नहीं रहता है। उस कबीला में जो मुखिया होता है उसको सरदार बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? हाथी दांत की चूड़ियां पहनती, यानी कि बंजारा जाति की महिलाओं की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि ये हाथी दांत की चूड़ियां पहनती। हाथी दांत की चूड़ियों का मतलब ऐसा होता है कि ये हाथ है अपना, ये हाथ है, तो इनका क्या काम होता है, ये व्हाइट कलर की चूड़ियां पहनती, सफेद। आप सभी ने देखा होगी, खासकर जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही है उनने तो देखा ही होगा। तो ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक वो चूड़ियां पहनती है, मतलब क्रम रहता है, यहाँ छोटी यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी यहाँ बड़ी, ऐसे करके छोटी बड़ी करके यहाँ तक ये चूड़ी पहनती। वो व्हाइट कलर की जो चूड़ियां पहनते हैं, उन्हीं चूड़ियों को क्या बोला जाता? हाथी दांत की चूड़ियां। क्या बोला जाता? हाथी दांत की चूड़ियां पहनती। दूसरी, टेटू या गुदना को अपना आभूषण मानते हैं। अब टेटू सर्वाधिक सबसे ज्यादा इनके क्या होता है कि ये टेटू नहीं बनवाती है, कम से कम मात्रा में टेटू बनवाती है। अधिकतर कहां पर बनवाती है? यहाँ कुपाल के यहाँ पर ये टेटू बनवाते हैं। दूसरे यहाँ अपने ठुड्डी के यहाँ पर भी ये टेटू बनवाते हैं, ताकि इनकी सुंदरता, नाक नक्शा और अच्छा लगे, बस। इनके अलावा ये ज्यादा टेटू नहीं बनवाती है कि ये टेटू को अपने आभूषण के रूप में, आभूषण के ज्यादा धारण करके, बहुत कम मात्रा में अपन आभूषण धारण करते हैं, इसलिए कम मात्रा में ये टेटू बनवाते हैं। तो आप हमें कमेंट में उत्तर दीजिए कि सर्वाधिक मात्रा में गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है ना, ये उत्तर आप दोगे। दूसरा चीज है कंघी के आविष्कारक। अब अगर सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति है तो श्रृंगार के लिए तो कंघी तो करना पड़ेगी, तो कंघी करना पड़ेगी। तो बंजारा जनजाति ने क्या किया? कंघी का आविष्कार कर दिया, है ना। तो एक प्रश्न बनता है कि कंघी का आविष्कारक जनजाति मानी जाती है, कंघी के आविष्कारक जनजाति मानी जाती है, तो बंजारा जनजाति कंघी का आविष्कारक मानी जाती है। क्या?
बंजारा जनजाति की महिलाओं के द्वारा ही कंघी का आविष्कार किया गया। दूसरी चीज, अब इनके नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन सा डांस करती हैं। तो डांस कौन सा करती है, ये तलवार नृत्य करती है। तलवार नृत्य क्या होता है साहब, तलवार नृत्य ऐसा नृत्य होता है कि जो तलवार रहती है उस तलवार को सीधी रखते हैं धार, ऐसे एक लकड़ी का वो गुटका रहता है, जैसे कि थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये ऐसा लकड़ी का गुटका है, ये लकड़ी का गुटका रहता है। इस गुटके पर एक तलवार रखी जाती है सीधी धार वाली। क्या रखी जाती है, ये सीधी धार की। ये हो गई तलवार, मतलब इसमें धार रहती है। ये मुठ हो गया इसका। अब इस पे नाचती है वो, इस ऐसे दो तलवारें रखती है, ऐसे दो यू साइड में ऐसे करके। अब दोनों पर वो उनके पैर रखे खूब नाचती है अच्छे से। तो इसको बोला जाता है तलवार नृत्य। और सर्वाधिक मात्रा में फेमस और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नृत्य कौन सा है, तलवार नृत्य होता है। एक होता है डंडा नृत्य, इसमें रक्तमार चलता है। दूसरा है बेल नृत्य, यानी कि बेल जैसे वो कुछ धारण कर लेते हैं, सब गेटअप बना लेते हैं, नाचते हैं। कालबेलिया नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फेमस। अगर आपको YouTube पर सर्च करना है एक बार, कालबेलिया नृत्य सबसे बेहतरीन अगर इनका नृत्य माना जाता है, एक तो तलवार और एक कालबेलिया नृत्य सबसे ज्यादा फेमस नृत्य। इसको तो आप YouTube पर देखोगे तभी मजा आएगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसको एक बार दोनों को, एक तो तलवार को, एक किसको, कालबेलिया नृत्य को, इन दोनों नृत्यों को आप सर्च करना है। इनको गिनीज बुक रहती है उसमें भी शामिल किया गया है। दूसरा है लहंगे नृत्य, तीसरा है मछली नृत्य। अब इन दोनों के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इनको सर्च कर लेना दोनों को। दूसरी विवाह। अब इनमें एक विवाह होता है, तो विवाह में ये किस प्रकार का विवाह करते हैं और क्या ऐसी कौन सी चीज रहती है जिसको ये शुभ मानते हैं विवाह के उपलक्ष्य में। तो विवाह के उपलक्ष्य में क्या होता है, ये उड़द की दाल को सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। अगर विवाह में अपन चावल को मानते हैं कि चावल सबसे ज्यादा शुभ रहते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता होती है कि उड़द के दाल को सर्वाधिक मात्रा, मतलब सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर विवाह में कहीं भी कुछ भी शगुन भेजना होता है तो ये क्या करते हैं, उड़द की दाल को भेजते हैं। अपन क्या करते हैं, चावल भेजते हैं। आगे बात समझ। तो दूसरी चीज ये हो गई। तो अब यहां से एक प्रश्न कैसे बनेगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो विवाह के उपलक्ष्य में उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ। उड़द की दाल को शुभ मानने वाली जनजाति है, विवाह के उपलक्ष्य में उड़द की दाल का उपयोग करने वाली जनजाति। तो सभी का उत्तर क्या होगा, बंजारा जनजाति। आगे बात समझ। दूसरा, ये विधवा विवाह कर लेते हैं। आप सब जानते हैं विधवा विवाह क्या होता है। चट विवाह कर लेते हैं, यानी कि ये जल्दी भी विवाह कर लेते हैं कुछ भी। अपहरण विवाह ये भी जानते हैं। किडनैपिंग कुछ नहीं होती है, सब रजामंदी से होती है, पर इसका नाम दे दिया है कि अपहरण विवाह। ये पुस्तक छापने वाले कुछ भी छाप देते हैं तो उनने एक नाम दे दिया अपहरण विवाह। और अपनी PSC व्यापम कुछ भी क्वेश्चन पूछ देते तो अपन ने यहाँ लिख दिया कि भैया ठीक है अपहरण विवाह, चट विवाह। आगे बस। अब एक फैक्ट अपन कवर करवा देते हैं यहाँ जो इससे अलग है थोड़ा सा। देखो, टीबी नायक का आपने नाम सुना होगा, जनजातियों के बारे में बहुत ज्यादा मात्रा में सर्चिंग की, बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी है तथा उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताया गया। तो भाई साहब, अब इनने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है उन पुस्तकों के बारे में हम बताते हैं जहां से प्रश्न बन जाता है। पहला क्या है कि द भील एक अध्ययन, यानी कि द भील एक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है, टीबी नायक। दूसरा, बड़ा भाई बिजावर पुस्तक के लेखक है टीबी नायक। द आबू झामरिया पुस्तक के लेखक कौन है, टीबी नायक। WS ग्रिप्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये दूसरा कोई व्यक्ति है, ये अलग है, ये मतलब जिसने पुस्तक लिखी उसका नाम है WS ग्रिप्स, जिसने एक पुस्तक लिखी कॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी, कॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस प्रकार से क्या हुआ, आज हमने बंजारा जनजाति को पूरी तरह से खत्म किया है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छूटा है जहां से बंजारा जनजाति का क्वेश्चन रह गया हो। तो साथियों, इसी क्रम में हम आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन 2-3 जनजातियां और बची उन पर भी हम आगे वीडियो लाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।